जरा सोचिए, आज से लगभग 900 साल पहले एक ऐसा भारत जहां समाज जातीय व्यवस्था में जकड़ा हुआ था, वहां एक इंसान खड़ा होता है और कहता है कि सब बराबर हैं। आज हम बात करने वाले हैं उसी क्रांतिकारी संत, समाज सुधारक और कवि बसवन्ना की, जिनके विचारों ने सचमुच इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया की जो पहली संसद थी, वो असल में 900 साल पहले भारत में मौजूद हो? अब देखिए, ये सवाल सिर्फ इतिहास का एक फैक्ट नहीं है, बल्कि ये उन क्रांतिकारी सामाजिक और लोकतांत्रिक विचारों की जड़ है जिन्होंने उस दौर में पूरे समाज को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं इस आइडिया को। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, 12वीं सदी का एक क्रांतिकारी। इस पूरी कहानी के जो हीरो हैं वो है बसव, जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से बसवण्णा भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं 12वीं सदी के भारत की। बसव का जन्म हुआ था 1131 में कर्नाटक के बागेवाड़ी में। वो कलचुरी राजा के दरबार में सिर्फ एक दार्शनिक या कवि ही नहीं थे, नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा थे। उस दौर की सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच वो एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे। 1196 में उनका निधन जरूर हो गया, लेकिन उनके विचार, उनकी विरासत, वो आज भी जिंदा है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिबेट है, बसव की असली भूमिका क्या थी? क्या वो लिंगायत परंपरा के संस्थापक थे, जैसा कि ज्यादातर लोग मानते आए हैं, या फिर जैसा कि आज के स्कॉलर्स मानते हैं, वो एक जीनियस कवि दार्शनिक थे जिन्होंने एक पुरानी परंपरा में एक तरह से नई जान फूंक दी? ये बहस ही दिखाती है कि उनका असर कितना गहरा और कॉम्प्लेक्स था। तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, असमानता की दुनिया। आखिर बसव के विचार इतने इतने रैडिकल क्यों माने जाते हैं? इसे समझने के लिए हमें उस समय में वापस चलना होगा, 12वीं सदी के समाज को देखना होगा। उस समय का दक्षिण भारत एक सख्त सोशल पिरामिड की तरह था। मतलब आपका जन्म ही ये तय कर देता था कि समाज में आपकी जगह कहाँ होगी। इसी भेदभाव भरे माहौल में एक भक्ति आंदोलन भी चल रहा था, जहां लोग भगवान से सीधा कनेक्शन बनाने की बात कर रहे थे। बसव का आंदोलन इसी धारा का हिस्सा था, लेकिन उनका मिशन सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था। नहीं, उनका लक्ष्य था एक सामाजिक क्रांति लाना। बसवण्णा की पूरी फिलॉसफी को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो है, ईश्वर एक है, नाम अनेक है। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से जातियों और धर्मों में बटा हुआ है, और वहां कोई ये कहे, ये एकता का कितना पावरफुल मैसेज था। उनका दर्शन एकदम साफ था, हम सब एक ही भगवान की संतान हैं, फिर चाहे हम उसे किसी भी नाम से बुलाएं। और अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारा तीसरा सेक्शन, शरण क्रांति। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये एक सोशल एक्सप्लोजन था। तो इस क्रांति के सेंटर में कौन थे? लिंगायत। इसका सीधा सा मतलब है वो जो लिंग को धारण करे। एक दीक्षा के बाद हर इंसान अपने शरीर पर इष्ट लिंग पहनता था, जो शिव का एक छोटा सा प्रतीक है। पर यह सिर्फ कोई लॉकेट या माला नहीं थी, नहीं, ये एक डिक्लेरेशन था, एक ऐलान था कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी पुजारी या मंदिर की जरूरत नहीं है। ये सिंबल था स्पिरिचुअल फ्रीडम का और सामाजिक बराबरी का। और इस आंदोलन के जो सिद्धांत थे, वो तो सच में जमीन हिला देने वाले थे। पहला, ये अरिवु पर आधारित था, मतलब लॉजिक और असली ज्ञान, न कि अंधी आस्था। दूसरा, इसने जाति के सारे बंधन तोड़ दिए, दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे। ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर एक सीधा हमला था, और इसने एक तरह की स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की नींव रखी, जहां हर इंसान बराबर था। अब देखिए, जब इतनी बड़ी क्रांति होती है तो उसका असर सिर्फ समाज पर नहीं पड़ता, साहित्य पर भी पड़ता है। शरणों ने अपनी गहरी बातें किसी भारी भरकम संस्कृत के श्लोकों में नहीं, बल्कि आम आदमी की भाषा कन्नड़ में लिखी, जिन्हें वचन कहा जाता है। ये छोटी छोटी दिल को छूने वाली कविताएं थीं, जो आज भी कन्नड़ साहित्य का एक अनमोल खजाना है। और इस पूरी क्रांति का दिल, उसका हार्ट भी था अनुभव मंडप। इसे आज भी कई लोग दुनिया की पहली संसद कहते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसी जगह जहां औरतें, मर्द, तथाकथित ऊंची जाति के लोग, नीची जाति के लोग, सब एक साथ एक छत के नीचे बैठकर हर मुद्दे पर, चाहे वो सामाजिक हो या आध्यात्मिक, खुली बहस करते थे। ये इक्वालिटी का एक जीता जागता, सांस लेता हुआ सबूत था। तो ये सब तो सदियों पहले हुआ, लेकिन सवाल ये है कि क्या बसव की लेगेसी, उनकी विरासत आज भी जिंदा है? चलिए,
यही देखते हैं हमारे आखिरी सेक्शन में, बसव की स्थायी विरासत। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि बसव की विरासत भारत की सरहदों के पार जा चुकी है। 2015 में लंदन में टेम्स नदी के किनारे उनकी एक बड़ी प्रतिमा लगाई गई। ये दिखाता है कि उनके समानता और लोकतंत्र के आइडियाज सिर्फ भारत के लिए नहीं, वो यूनिवर्सल हैं और पूरी दुनिया के लिए मायने रखते हैं। और भारत में तो उन्हें एक नेशनल हीरो का दर्जा मिला हुआ है। वो पहले कन्नड़ व्यक्ति थे जिनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया गया। इतना ही नहीं, आज बसव कल्याण में उसी ऐतिहासिक अनुभव मंडप को फिर से बनाने का काम शुरू हो चुका है। और आज के ज़माने में उनके हजारों पवित्र वचनों को डिजिटल किया जा रहा है ताकि उनके विचार आने वाली जनरेशन्स तक भी आसानी से पहुंच सके। तो ये कोई इतिहास की किताब में दबी हुई कहानी नहीं है। बसव की टीचिंग्स आज भी लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। ये एक्टिव कम्युनिटीज उनके दिखाए रास्ते पर चल रही हैं और उनके आदर्शों को जिंदा रखे हुए हैं। और इसी वजह से सामाजिक और आध्यात्मिक इक्वालिटी के जिन प्रिंसिपल्स पर बसव ने इस परंपरा की नींव रखी थी, वो आज भी फल फूल रही है और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा दे रही है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक फिलोसोफर के 900 साल पुराने आइडियाज, इक्वालिटी, लॉजिक और खुली बहस पर वो आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। जिन आदर्शों के लिए बसवण्णा ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या हम आज के समाज में उन पर खरे उतर पा रहे हैं? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना 12वीं सदी में था।